हेलो 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 गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पढ़ने आए हैं तो मैं आपको ज़रूर कुछ हेल्प करूँगा। चलिए, तो इससे पिछली क्लास में आपने 1.1 पढ़ लिया है। 1.1 का क्या मतलब है? 1.1 का मतलब है कि आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया है। ये वाला देखिए, हम ये हमारे इग्नो का बुक है, BEVE मतलब इन्वायरमेंट वाला। तो इसमें जो हम खंड 1 पढ़ रहे हैं उसी का आपको हम दिखा देते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला पार्ट यानी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है प्रस्तावना, इसको मैंने करा चुका है। मतलब 1.1 हमारा हो गया। हम जब शुरू करेंगे 1.2 करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी चीज़ें हैं, रेंज ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता का विस्तार तक, ये पूरा कवर करेंगे इसमें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ये 5 से 10 मिनट में आपका हो जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला डिफिनेशन है, मतलब मैंने उसी बुक के आधार पर ये सारे के सारे क्या बनाए हैं, जो भी बनाए नोट्स हैं उसी बुक के आधार पर बनाए हैं, इग्नू के बुक के आधार पर बनाए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पर्यावरण का मूल अवधारणा। यही तो हमारा है 1.2 का मुख्य टॉपिक। अब आता है विशिष्ट परिवेश क्या होता है। अब प्रत्येक जीवित जीव एक निश्चित माध्यम या परिवेश में होता है जिससे वह भोजन प्राप्त करता है और निरंतर परस्पर क्रिया करता है, जिसके प्रति पूर्णतः अनुकूलित होता है, वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट परिवेश कहलाता है। सपोज डेट कोई मछली है, ठीक है, वो मछली हमें उसका विशिष्ट परिवेश उसका क्या होगा, उसका नदी होगा या फिर वो तालाब होगा जिसमें वो रह रहा है, क्योंकि उसी तालाब से उसको भोजन भी प्राप्त हो रही है, उससे वो आपस में अंतर क्रिया इंटरेक्शन कर रहे हैं, परस्पर क्रिया कर रहे हैं, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक, और वो पानी के प्रति अनुकूलित है। अनुकूलित मतलब वो एडेप्टेड है। अगर उसको पानी से बाहर निकालोगे तो वो बाहर के प्रति अनुकूलित नहीं हो, मर जाएगा। अगर पानी में रखोगे तो वो जीवित रहेगा, क्योंकि वो पानी के प्रति अनुकूलित है। तो वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट परिवेश कहलाएगा। तो हमारा ये वाला क्लियर हो चुका होगा। विशिष्ट परिवेश होता है कि एक ऐसा परिवेश जिसमें वो रहता है, भोजन प्राप्त करता है, उनसे क्रिया करता है और उसके प्रति अनुकूलित होती है। ठीक है, अब सुनते हैं हमारे प्राकृतिक पर्यावरण क्या होती है। प्राकृतिक पर्यावरण यह किसी जीव के परिवेश के सभी सजीव और निर्जीव घटकों, प्रभावों और घटनाओं का कुल योग होता है। यानी कि जिस परिवेश में रह रहा है उसमें जो जैविक चीज है, जो अजैविक चीज है, एवं उनमें क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी घटनाओं का कुल योग को ही क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। पारस्परिक प्रभाव क्या होता है वो सुनिए। प्रकृति में कोई भी जीव अकेले नहीं रह सकता है, वो अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और स्वयं भी उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। कैसे भाई, पारस्परिक प्रभाव कैसे? जैसे एक मछली है, वो पानी में रह रही है, आपने उस पानी को गंदा कर दिया, इससे क्या होगा, उसके मछली के जीवन पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वह पर्यावरण से प्रभावित हो रहा है और स्वयं भी उसको प्रभावित करता है। मछली भी क्या करता है, पानी को कुछ ना कुछ प्रभावित करता है, अपना प्रभाव उस पानी में डालती है, रहती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो कैसे हुई, किस शब्द की, इन्वायरमेंट शब्द की। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द इन्वायरनोर, इन्वायरनोर जिसका अर्थ होता है चारों तरफ या घिरा हुआ, इर्द गिर्द, और मेंट मतलब होता है क्रिया। तो इन्वायरमेंट जो इन्वायरनोर और मेंट मिलकर बना है, और इन दोनों का अर्थ होता है ये इन्वायरनोर का अर्थ होता है इर्द गिर्द, चारों तरफ, और मेंट का अर्थ होता है क्रिया। यानी कि आपके आसपास के जो भी चीज क्रिया कर रही है आपस में, उसी को आप क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। इसका तात्पर्य जीव और प्रकृति के बीच क्या है, अंतःक्रिया से। अंतःक्रिया मतलब आपस में संबंध। मानव पर्यावरण विविध आयाम, मानव पर्यावरण के विविध आयाम। मानव के पर्यावरण कई प्रकार के होते हैं, घरेलू हो सकते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण हो सकते हैं, राजनीतिक पर्यावरण हो सकते हैं। घरेलू पर्यावरण में आपके घर का व्यवस्था कैसी है उसको देखा जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण में ये देखा जाता है कि कितनी महंगाई है, कितनी मतलब
मतलब कितनी डॉलर का दाम बढ़ गया, कितना रुपया का दाम रेट घट गया। राजनीतिक पर्यावरण में देखा जाता है किसकी सरकार है, किस सरकार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तरीके से कई तरह के पर्यावरण होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास के जो हवा हैं वही सिर्फ पर्यावरण है। घरेलू पर्यावरण होता है, महंगाई वगैरह व्यवसायिक पर्यावरण हो गया, राजनीति में होने वाले आपके आसपास जो भी चीज राजनीति के हो रहे हैं वो आपके राजनीतिक पर्यावरण के अंदर काउंट होंगे। पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं, इसको आप पिछली क्लास में भी क्या किया है, देख रखा है कि इसके बारे में, पर्यावरण के दो घटकों के बारे में। एक आता है अजैविक और एक आता है जैविक। अजैविक के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत मृदा, जल, पर्वत, मरुस्थल आते हैं। भौतिक प्रभाव जैसे आर्द्रता, तापमान, मृदा का गठन। मृदा का गठन करते हैं मिट्टी का निर्माण होना पत्थरों से, पत्थर टूटते हैं और मृदा का निर्माण होता है। और वायु की गुणवत्ता शामिल है कि किस वायु की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। ठीक है। जैविक कारक क्या होता है, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव, किसके इसके अंतर्गत जैविक कारक के अंदर सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, मानव सहित सभी सजीव आते हैं। अंतर्निर्भरता क्या होती है कि ये जो घटक होते हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सभी जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर होते हैं। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट। प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, जैसे हम मानव है, ठीक है, हमने हरे पौधे को साग बना के खा सकते हैं, लेकिन कोई शेर है भाई वो नहीं खा सकता। वो क्या करेगा, बकरी से अपना बकरी को खाएगा, बकरी से अपना ऊर्जा लेगा। लेकिन हम बात करेंगे बकरी कहाँ से ऊर्जा लिया है, उन्होंने तो हरे पौधे को खाया है। तो इनडायरेक्टली शेर को ऊर्जा किससे मिली, हरे पौधे से मिली। ठीक है। पौधे भी परागन और फलों के बीजों के प्रकर्षण के लिए जंतुओं पर निर्भर करते हैं। इसमें यह दिखाया गया कि पर्यावरण में कैसे एक दूसरे से संबंध होते हैं। तो पौधे देखिए का जो परागन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, उसका जो परागकण एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाता है, वो हवा के माध्यम से जाता है, जंतु के माध्यम से जाता है। तो ये कह सकते हैं कि पौधे और तितलियों के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ है। पौधे और हवा अगर ले जा रहा है उनके परागकणों को, तो हवा और पौधे के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। तो ये इसका अर्थ क्या है कि एक दूसरे पर क्या है, निर्भरता है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करता है। फलों और बीजों का परिकर्णन, मान लीजिए कि कोई बीज गिरा, नदी के किनारे था वो पौधा, और वो बीज बह करके कहीं दूसरी जगह चला गया, अब वहां पर उसका वृक्ष हो गया। यानी कि बीजों का क्या हो गया, परिकीर्णन। परिकीर्णन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह बीजों का चले जाना। इसके लिए भी वो किस पर निर्भर करता है, जो निर्भर करता है। आप देखे होंगे कई बार कि जो हमारे मवेशी होते हैं उसके शरीर से कुछ बीजें, कांटे जैसी जो बीज होती है वो चिपक के आपके घर आ जाते हैं, फिर वहां गिरेगी तो वहां पे नया पौधा बना सकती है। उस अब क्या है, जो इग्नू की बुक है उसमें एक स्टडी दिए गए हैं कि तालाब के मछली और पर्यावरण, तालाब में मछली का पर्यावरण कैसा होता है। तो तालाब में जो है उसकी किन किन चीजों से मुलाकात होती है मछली की, एक अजैविक मुलाकात होती है। कौन कौन से, प्रकाश से। प्रकाश कैसे होता है भाई, तो देखो अगर सूर्य से प्रकाश नहीं आएगा तो जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं वो जीवित नहीं रहेंगे। वो जीवित नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कमने लगेगी। तापमान पर निर्भर होती है, अगर तापमान अगर सही से मछली के तालाब का नहीं रहा तो अगर बहुत घट जाएगा तो पानी क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी, तो मछली का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मछली और कौन कौन से अजैविक कारक से घिरे होते हैं, जल से घिरे होते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं भाई। उसके अलावा कार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व का अर्थ है फास्फोरस, जो कि ये सल्फर, ये सब किस पानी में घुले हुए होते हैं। प्लैंकटन क्या होता है, कहते हैं सूक्ष्म जलीय, सूक्ष्मदर्शीय जलीय जीव, बहुत छोटे जीव होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। अब देखो पानी के अंदर ये जो तालाब होते हैं उसमें कई तरह के पौधे होते हैं। जो तैरने वाले पौधे होते हैं उसको पानी कहा जाता है, जो पौधे तैरने वाले होते हैं उसको प्लानी कहा जाता है, और जो पूरी तरीके से डूबे हुए पौधे होते हैं ऐसे पौधे निम्न कहा जाता है। और आंशिक डूबे हुए पौधे भी होते हैं, और किनारों पर क्या होती है, वृक्ष होती है। यानी कि तालाब के किनारे कौन कौन से पादप हो सकते हैं, प्लानी वाले हो सकते हैं, डूबे हुए हो सकते हैं, आंशिक डूबे हुए हो सकते हैं, और किनारे पर वृक्ष भी हो सकते हैं।
और क्या क्या हो सकता है मछली के चारों ओर? जंतु कौन कौन से हो सकते हैं? तो जंतु कीट हो सकते हैं जिसको वो मछलियां खाती है। कृमि हो सकते हैं। कृमि मतलब जो हमारे अर्थवर्म होते हैं, जिसको आप कहते हो क्या, वो रेंगते हुए क्या नाम भी बोल रहा है, चूहा कहते हैं जिसका सकते हैं, या घोंघा, आपने होगा जिसके ऊपर जो है कठोर आवरण होता है। क्या होता है? कठोर आवरण, उसको कहते हैं। क्या होता है? मेढक, छोटे बच्चे को जाता है। मेढक होते हैं, मछलियां होते हैं। किस तरह के अंदर? मछली के पर्यावरण में इतने चीजें होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? अपघटक होता है, मृतोपपोषी होता है, जिसमें बैक्टीरिया और कवक आते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो मछली, तालाब में मछली का पर्यावरण एक अजैविक घटक हो सकता है, एक जैविक घटक हो सकता है। जैविक घटक में कौन कौन आएगा? प्लैंकटन आएगा, छोटे जलीय जीव, पादप आएगा, जंतु आएगा, और अपघटक आएगा। अपघटक का क्या काम होता है भाई तालाब के अंदर? जैसे तालाब के अंदर कोई चीज मर गया, कोई जीव मर गया, तो उसको क्या करता है? मृतपोषी क्रिया के द्वारा उस जो मरे हुए जीव के शरीर होता है उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको सड़ा गला करके नष्ट करने का काम करता है। और इस प्रकार से हमारी जो पानी होती है उसको साफ कर काम कौन करती है? अपघटक करती है। आपको समझ में आ रही है हमारी बात? अब कहते हैं कि ये पर्यावरण की गतिक प्रकृति क्या होती है? स्थिर होती है, इसी को कहते, यानी कि वो गति में होती है। तो अब एक डिफिनेशन आता है अस्थिर प्रकृति। तो पर्यावरण कभी स्थिर नहीं होती है। जैविक और अजैविक कारक हमेशा निरंतर प्रभाव में होते हैं और परिवर्तनशील अवस्था में होते हैं। जैविक क्या है और जैविक क्या है ये आप लोगों जानते हैं। तो ये हमेशा स्थिर नहीं होते हैं, एक जगह पर रुके नहीं होते हैं। आज अगर तापमान बढ़ा तो अजैविक कारक जल आता है, जल क्या होगी? गर्म होगी। तालाब क्या होगी? सूखने लगेगी। प्रकृति, ये जो हमारा पर्यावरण होगा वो स्थिर नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, वो गति में चली आएगी। समझ रहे हैं? और परिवर्तनशील अवस्था में होती है, वो परिवर्तन भी हो सकती है। ज्यादा बारिश हुई, तालाब भर गया, यानी कि उसका तालाब का जो पानी का लेयर था, उसकी जो स्थिति थी, वहाँ की जो पर्यावरण थी, वो अचानक से क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगी। तो पर्यावरण हमेशा स्थिर नहीं होती है। सहनशील विस्तार क्या होता है? सहनशीलता विस्तार, ये जीव के लिए, कोई भी जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को केवल एक निरंतर सीमा तक सहन कर सकती है। जैसे हम मानते हैं कि नदी है, तालाब है, तालाब में मछलियां रह रही है। मछलियां, सुखाड़ का टाइम आया, धीरे धीरे पानी गर्म हुई, सूखने लगी। तो मछली एक सीमा तक ही क्या करेगी? उस तालाब के अंदर जीवित रह पाएगी। लेकिन जब ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा तो वो मर जाएगा। तो उसकी सहनशीलता का भी क्या होगा? एक सीमा होगी। सहनशीलता का की एक सीमा होगी, उस सीमा के बाहर जैसे उस सहनशीलता से बाहर जाएगा, मछलियां क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वही बात लिखा है, कोई भी जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को केवल एक निश्चित सीमा तक ही सहन कर सकती है। इस सीमा को उस जीव की सहनशीलता विस्तार कहते हैं। अगर किसी जीव की सहनशीलता, बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है तो वो जीव उतना ज्यादा टाइम तक जीवित रहेगा। वो उतना ज्यादा टाइम तक उसकी उत्तरजीविता, मतलब वो सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव करने की चांस, उत्तरजीविता की चांस बढ़ी रहेगी। इसको कैसे समझेंगे? इस तरीके समझ सकते हैं कि जो एक मछली था, ठीक, जैसे सुखाड़ का टाइम आया, तो पानी गर्म हुई, तो वो 40 डिग्री टेम्परेचर पानी, कोई मछली था 40 डिग्री सेल्सियस पानी बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। लेकिन कोई मछली है जो 70 डिग्री टेम्परेचर बर्दाश्त कर पा रही है, तो वो जीव क्या होंगे? उसके अंदर जीवित रहेंगे। यानी कि परिवर्तन को जितना जो बर्दाश्त कर पाएगा, जो अपनी सहनशीलता का जितना विस्तार कर पाएगा, उसका सर्वाइवल की चांस, उत्तरजीविता का चांस बढ़। एक फोटो दिए हुए हैं कि देखिए एक तालाब के पर्यावरण में क्या क्या हो सकते हैं। जोंक हो सकते हैं, जिसको अभी आपने, यही तो है अपघटक, जो सड़े गले चीजों को तोड़ते हैं, उससे बचाते हैं। ये मछलियां हो गई, ये झींगा हो गया जो मछलियां होती है, ये मछलियां होगी, ये बतख हो गया, ये सभी तितलियां होगी, इसके आसपास के पौधे होंगे, ये बाज होंगे, ये मृदुजल द्विकपटीय जीव हो गई। ठीक, इसके बाहर कवच होते हैं।
ये वाला फोटो किस चीज का है? चीज का एक स्टडी, कौन कौन से घटक होते हैं, और जैविक घटक में तो इतनी चीज है, जैविक घटक में इतने सारी चीज है, दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम यहीं पर अपना ओवर करते हैं अब।